last lecture में we started with this chapter of retention. We talked about some common views. Then we talked about the types of turnover. Then we talked about the turnover performance relationship, that which kind of employees leave the organization first. And then we talked about the reasons and the good versus bad turnover. And then we talked about that what kind of turnover is more dangerous or more critical. So this kind of turnover is more dangerous or critical. Then we talked about this turnover cost. और इसमें हमने कहा कि प्री डिपार्चर कुछ लॉस आ रहा होता है, कुछ वैकेंसी जब रहती है तब लॉस आ रहा होता है, और कुछ लॉस आ रहा होता है जब नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है. एंड देन कुछ कॉस्ट डायरेक्टली नजर आ रही होती हैं और कुछ कॉस्ट जो हैं वो नजर नहीं आ रही होती. एंड देन वी कैलकुलेटेड द अमाउंट कितना हो सकता है, एंड बेस्ड ऑन सम रिसर्च वी आल्सो टॉक्ड अबाउट कि एंट्री लेवल का लोग जाएं तो कितना आपको टर्नओवर कॉस्ट पड़ रही होती है. एंड देन इंजीनियर्स एंड बाकी लोग, इस पे हमने छोटे से न्यूमेरिकल्स भी किए जो आप लोगों ने कैलकुलेट करके मुझे बताया कि कितनी पे पे जब लोग छोड़ के जाएंगे तो उसका कितना नुकसान हो सकता है कंपनी को. देन इंडिविजुअल रिस्क की बात की हमने, और इसमें हमने कहा कि जो लोग जल्दी जो लोग छोड़ के जाना चाह रहे होते हैं और उनका इम्पैक्ट भी मेजर होता है, वो इस डार्क ग्रे एरिया में आते हैं. जिनका इम्पैक्ट कम होता है या वो छोड़ के नहीं जाना चाह रहे होते अभी, उनका इम्पैक्ट उससे कम होता है, ये ऐसा खास इशू नहीं होता. सो दीज आर द पीपल हु आर प्रॉब्लमैटिक एंड हु नीड्स लॉट ऑफ रिटेंशन स्ट्रेटजीज. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सडन परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाती है, फ्रीक्वेंट शॉर्ट टर्म एब्सेंस होती है, रिड्यूस सोशल इंटरेक्शन हो जाता है, आइसोलेशन में चले जाते हैं, फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स हैं, दे स्टार्ट ग्लोरीफाइंग अदर कंपनीज, reduced willingness to take over responsibility, and pessimism about future perspectives. And then we talked about what makes people leave. And उसमें हमने कहा कि ये एक स्टडी के मुताबिक, जो ये सोर्स दिया हुआ है, इसके मुताबिक ये चीजें हैं. And then I asked you about your preferences. And उसके बाद आपने प्रेफरेंसेस को देखते हुए हमने ये देखा कि सिर्फ सैलरी नहीं होती. देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, एंड देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी गिव टू द एम्प्लॉयर. सो इट्स अ गिव एंड टेक सिचुएशन. And I think this was the last slide that we were talking about. So इधर हमने कहा कि whenever you have to leave a job, what is the mechanism behind leaving the job is through these things. पहली बात, आपको कौन सी चीज कितना मैटर करती है, that we recognized with the size of the circle. For example, ये टास्क, peers, लोकेशन, पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा मैटर करता है, सैलरी एंड सिक्योरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, कंपनी इमेज कम मैटर करता है. इसके साथ हमने दो चीजें देखी कि कितना डिफरेंस है ऑल्टरनेट जॉब में, एंड देन कितनी उन चीजों की सर्टेनिटी है आपको कि ये चीजें कैसी होंगी. सो बेस्ड ऑन दिस हमने कहा कि क्या आप जॉब छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे. सो इसको जरा मुझे देख के अगर ये बताएं कि व्हाट इफ वी से दैट these things are important to me,
These three things are important to me. एंड इन तीन चीजों की बेस पे इसी सिचुएशन में क्या मुझे जॉब छोड़नी चाहिए या नहीं? नहीं। नहीं छोड़नी चाहिए। बिकॉज मुझे पता नहीं है कि मेरे पेयर्स कैसे होंगे, सर्टेनिटी बड़ी लो है और मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो रिस्की है जॉब छोड़ना मेरे लिए फिलहाल। देन इसको जरा समझने की जरूरत है। ये है एक्चुअली रैशनल डिसीजन मेकिंग ऑफ लीविंग योर जॉब। बहुत दफा हम जब कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, हमारी कैलकुलेशंस ठीक नहीं होती। नाउ लुक एट दिस, this is a value of a job. We are not putting any number here because you cannot actually give everything a number. There are many things that you need to consider, but let's suppose even if we give some value, तो हम कहते हैं कि this is 1000, this is 0, this is 1000, and let's say this is 1500. तो हमारे पास जो करंट जॉब है, अभी हमारे पास जो जॉब है उसकी वैल्यू इज 1000 रुपीज सपोज कर लें। जो हमें नई जॉब मिल रही है उसकी वैल्यू 1500 रुपीज है। सो डिफरेंस इज ऑफ 500 रुपीज। ये जो डिफरेंस है ये 500 का आ जाता है। बट दिस इज नॉट एक्चुअली द राइट वे ऑफ looking at the difference. The right way of looking at the difference is that you also look at the cost of change. So, अगर आपको 1500 रुपया मिल रहा है तो इतना तो आपका कॉस्ट ऑफ चेंज आ रही है। तो जो इंक्रीमेंटल, वैसे हम समझ रहे हैं कि इंक्रीमेंटल वैल्यू इज फ्रॉम 1000 टू 1500, बट एक्चुअली सपोज ये 200 की हमें कॉस्ट पड़ रही है ऑफ चेंज, तो द increment value is only this much, which is maybe 300. Most of the times we do not consider this cost of change in terms of culture, in terms of policies, in terms of benefits, in terms of the location, the distance, maybe the learning that we already have with our previous organization. All these things should be taken into consideration before we intend to leave. तो इसको जरा देखते हुए एक मुझे चीज आप बताएंगे, ये सेम है, these two values are the same, जो भी हैं ये। what if the cost of change is something like this? अब यहाँ एक्चुअली क्या हो रहा है? if this is the cost of change of job, जी जो प्रॉफिट आई मीन जो इंक्रीमेंटल इफेक्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा। वेरी गुड, जबरदस्त। सो हमें जॉब चेंज करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो लॉस है, कंप्लीट लॉस। लॉस है, बट ओनली लुकिंग एट दीज टू वैल्यूज, इज इट टेम्पटिंग?
सिर्फ इसको देखें और इस चीज को अगर इग्नोर करें, बिकॉज यूजुअली हम इस चीज को कंसिडर ही नहीं करते। हम कहते हैं 500 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, भाग जाए। हाँ, अगर सिर्फ ये दो दो फर्स्ट टू जो बने हुए हैं ब्लॉक्स उनको देखें तो फिर समहाउ उसमें फिर नेगेटिव नहीं जाता, फिर तो पॉजिटिव जा रहा है ना, फिर 500 का या जितना पॉजिटिव फिर पॉजिटिव पॉजिटिव जा रहा है। लेकिन पॉजिटिव उससे ओवर एंड अबव को आप कंसीडर करें जो आपने ड्रॉ किया है तो फिर नेगेटिव है। फिर नेगेटिव, यस। एक और सिचुएशन मुझे बताएं कि व्हाट इफ द कॉस्ट ऑफ चेंज इज लाइक दिस, और ये लाइन इज लाइक दिस। जी, बॉर्डर लाइन है, आई मीन कॉस्ट ऑफ चेंज और जो इंक्रीमेंटल इफेक्ट है उसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है। माइनर सा डिफरेंस है। सो एक्चुअली इंटेंशन टू लीव जो है वो इस पॉइंट पे नहीं होनी चाहिए, वो इस पॉइंट पे होनी चाहिए, after excluding the cost of change. If you're not excluding the cost of change, then you're not actually making the right decision. और एक्सक्यूज मी सर, इस कॉस्ट ऑफ चेंज में जो हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं दैट्स नॉट ओनली द सैलरीज, No, no, आपके जो no. पर्क्स और जो आपके दूसरे बेनिफिट्स हैं वो भी इसका Yes, पार्ट एंड पार्सल होंगे ना। everything. मैं तो इवन एवरीथिंग। यहां तक कहूंगा कि if there is a new culture in which you are going and you're not sure about it, that will also lead to some cost. कॉस्ट ऑफ चेंज, यस। एक कोई केस था ऐसा, मुझे अभी सही तरह याद नहीं कि वो क्या था, बट इसी चीज पे था वो, कि उसमें एक जो बंदा स्विच करके चला जाता है और उसका जो इंक्रीमेंटल इफेक्ट था, सपोज कर लेते हैं उसका जो सैलरी में इंक्रीमेंटल इफेक्ट था दैट वाज 2000 पर मंथ। जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन में गया और उसको वहां जाके ये पता चला कि जब भी किसी एम्प्लॉय की बर्थडे होगी आपके डिपार्टमेंट में, यू हैव टू कंट्रीब्यूट 1000 रुपीज, which was not part of any written rule and regulation, but it was a culture or a norm in that organization. So उसमें कई दफा 3-3 बर्थडेज भी आ जाती थी डिपार्टमेंट में। आई थिंक 120-130 लोग थे। तो आप देखो कि 120-130 लोगों का मतलब ये है कि साल में हर तीसरे दिन किसी ना किसी की बर्थडे होगी, तो आपको वो पैसे कंट्रीब्यूट करने पड़ते थे कुछ उसमें। और दूसरे इसी तरह एक और केस पे बात की तो उन्होंने कहा कि जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में स्विच किया तो जितना इंक्रीमेंटल इफेक्ट था उससे ज्यादा उसकी यूनियन फंड्स की डिडक्शन होती थी। सो जब भी आप स्विच करते हैं जॉब या टर्नओवर इंटेंशन बनाते हैं, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपका जो ट्रेड ऑफ्स हैं किन चीजों के हो रहे हैं, एंड बार्गेनिंग कहाँ जाके आप कर रहे हो एंड किन चीजों पे कर रहे हो। सो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंटल इफेक्ट नहीं देखना चाहिए, जो उसमें जो कॉस्ट ऑफ चेंज है दैट शुड आल्सो मैटर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन किसी का हो तो प्लीज बताएं। No, sir. Okay. Then we have the turnover decision styles. Now, turnover decision styles को समझने के लिए we first need to understand one of the marketing terms जिसको कहते हैं high involvement versus low involvement. When you are buying something, when you are taking a decision of buying something, there are products which
are high involvement products, there are products which are low involvement products. For example, आप एक 10 रुपीज की डेयरी मिल्क, वैसे तो अब नहीं आती बट अगर आती हो तो 10 रुपए की डेयरी मिल्क खरीदते वक्त कितना सोचते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी मिनट्स और सेकेंड्स? सर बिल्कुल भी नहीं सोचते, ले लेते हैं। बिल्कुल 1 second भी नहीं। अमीर लोग हैं ना, तो इसलिए 10 रुपए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, मुझे बताएं, टेलीविजन लेने के लिए और 10 रुपए की डेयरी मिल्क लेने के लिए जो सोचते हैं, जो टाइम का डिफरेंस है, वो कम ज्यादा है? सर बिल्कुल पैसों है से सर। ज्यादा आप कैलोरी काउंट देखते हैं सर उसको। कैलोरी काउंट देखते हैं, वो भी बिल्कुल हाई इन्वॉल्वमेंट लो इन्वॉल्वमेंट की तरफ आ जाता है। बट अगर बच्चा आपसे मांग रहा है कि मुझे ये डेयरी मिल्क खानी है, तो फिर कितना टाइम लेंगे आप उसको बाय करने में? मे बी सेकेंड नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। आपके लिए वो हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट हो जाएगी, बिल्कुल सही है। बट टेलीविजन खरीदने के लिए यू विल स्पेंड सम मोर टाइम एज कंपेयर टू डेयरी मिल्क। यस सर। ओके, बिल्कुल सर। गाड़ी के 2-4 लिए मिनट ज्यादा सर। बिल्कुल सही। गाड़ी खरीदने के लिए बिल्कुल सर, ज्यादा टाइम लेंगे। टाइम लेंगे जी। उससे ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। घर खरीदने के लिए उससे भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा। दैट मीन्स when you're making a buying decision, you in some of your decisions you are less involved, and in some of your decisions you are more involved. So low involvement versus high involvement about decision making. Now टर्नओवर का भी जब आपका डिसीजन होता है, तो या तो आप हाई इन्वॉल्वमेंट बहुत सोच समझ के फैसला करते हैं, या आप बगैर सोचे समझे फैसला करते हैं। सो दीज कैन बी टू डिफरेंसेस। एक तरफ, एक एंड पे। दूसरी तरफ, द रीजन और द ड्राइवर और द सोर्स बिकॉज ऑफ विच यू चेंज योर जॉब can be that you're thinking about your current situation or you're thinking about your future situation. आप किस चीज को सेटिस्फाई करना चाहते हो, your current scenarios or you're thinking about the future scenarios? So इन चीजों को जरा दोनों को जहन में रखते हुए we'll look at for example escape में क्या कर रहे हैं? सोचने का टाइम कितना लिया आपने? बहुत कम, लो थिंकिंग, एंड प्रॉब्लम इज करंट। लेट्स सपोज आपके बॉस से लड़ाई हुई और आपने उसको एक पंच भी मार दिया साहब। 4:30 का टाइम था एंड पंच मार के आप गाड़ी में बैठे घर आ गए। जो करंट सिचुएशन हुई है आपके साथ, उससे आप निकलना चाह रहे हैं किसी तरीके से, एंड यू डोंट हैव इनफ टाइम टू थिंक और इनफ रूम टू थिंक। सो आप एस्केप कर जाते हैं। और इट माइट नॉट बी अ वेरी गुड एग्जांपल, बट और कोई अच्छी एग्जांपल भी हो सकती है। सो कई दफा यू आर ओनली लुकिंग आफ्टर द करंट सिचुएशन एंड यू डोंट स्पेंड टू मच टाइम on deciding about leaving that job. That's an escape. Usually it is to escape a situation. Then there is a solution style. Solution style is usually to handle the current situation
but you are very much involved and you do too much thinking. You take a lot of time to think before you decide. For example, इसमें जो examples दो तीन थी, let's suppose one of your family members is sick, your parents, your spouse or somebody, and उसका आपको ख्याल करना है. So situation current है, situation आज की आप सोचते हो कि फिलहाल आपने क्या करना है, but you're taking some time कि इसका solution क्या होगा, and then if you leave your job, then it can be a solution style of leaving a job. और इसमें एक और एग्जांपल ये है कि आपका स्पाउस आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी ट्रांसफर हो रहा है. फॉर एग्जांपल, स्पेशली फॉर फीमेल्स, इफ द हस्बैंड इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस सिटी वाइज एंड बोथ ऑफ देम आर वर्किंग, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद है, बोथ ऑफ देम आर वर्किंग इन इस्लामाबाद एंड हस्बैंड की ट्रांसफर आ जाती है टू सम लेट्स से कराची. सो वहां जो आपको 1-2 माह 3 माह मिलते हैं, उसमें जो आप सोचते हो, एंड देन यू हैव टू डिसाइड आइदर यू आर गोइंग टू स्टे और यू आर गोइंग टू लीव. सिचुएशन इज करंट, बट योर अप्रोच इज सोल्यूशन ओरिएंटेड, इसका कोई हल करना चाहिए. इफ यू डू दैट, इट्स अ सोल्यूशन स्टाइल. Sometimes people take very less time to decide about the job, but they think about their future. इसको जॉब हॉपिंग भी कह देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 3-4 months 5 months कहीं काम किया, कहीं और से अच्छी ऑफर आई, एंड देन यू लेफ्ट. So that's a job hopping style, और इसमें आप बहुत ज्यादा लो इन्वॉल्वमेंट होती है आपकी, बट आप फ्यूचर का सोच के तो जॉब छोड़ देते हैं या छोड़ना चाह रहे होते हैं. And the last one is the strategy, which means you take a lot of time, but you're only thinking about a long-term future. I think the best example can be when you are immigrating, families who are applying immigration to America, Canada, Australia, New Zealand, other countries. They actually are somewhere here. They think about their future and their children's future, but they take a lot of time in deciding about leaving their job and their country. इस पे थोड़ा सा कोई और भी हेल्प भी करें मेरी, इसमें एग्जांपल्स भी बता के, एंड क्वेश्चंस भी हैं तो प्लीज वो भी करें. सर, ये जॉब हॉपिंग के ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी चाह रहा था कि इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन एनी ऑफर इन हैंड, और समवन इज लिविंग द करंट जॉब बेस्ड ऑन अजम्पशन कि ही कैन और शी कैन गेट अ गुड जॉब. मैं छोड़ दूं और देन फाइंड आउट करूं? नहीं, फॉर एग्जांपल जॉब आपके पास है, तो यू डोंट थिंक टू मच, न्यू गुड ऑफर, थोड़े से बेहतर पैसों पे या बेहतर कंपनी या बेहतर इमेज, आप कहते हो छोड़ दें जॉब, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फ्यूचर हो सकता है मेरा उस कंपनी में ज्यादा बेहतर हो जाए. ओके सर, इट मींस के जो अल्टरनेट ऑफर है दैट इज इन हैंड. जी जी बिल्कुल. तो सर ये भी करंट सिचुएशन नहीं बन जाती वैसे? नहीं, आप सोच क्या रहे हो? अगर इसलिए जा रहे हो, देखो आप अपनी जॉब में खुश हो पहली वाली में, लेकिन थोड़ी सी बेहतर ऑफर आई है, तो आप फ्यूचर का सोच के वहां जा रहे हो ना. ओके सर, सही हो गया.
अगर आप खुश नहीं हो और जल्दी से नौकरी छोड़ देते हो किसी भी वजह से, देन इट्स एस्केप। बट अगर आप खुश हो और उससे भी बेहतर कोई आपको ऑफर मिलती है एंड देन यू लीव, देन यू आर एक्चुअली जॉब हॉपिंग। जी, एनी अदर क्वेश्चन? और सर स्ट्रेटजी में हम ये भी एग्जांपल देख सकते हैं कि समवन इज डूइंग जॉब और वो अपनी स्टडी को, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए अब्रॉड यस, शिफ्ट हो रहा है और वो उसको यस, प्लान करके जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही कह सकते हैं, 100% कह सकते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो एग्जिट इंटरव्यूज होते हैं, ये इंटेल का एग्जिट इंटरव्यू है और उसमें वो एक्चुअली पूछते हैं ये क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज थिंग्स इन माइंड। तो क्वेश्चंस क्या हैं? व्हाट वाज द मेन रीजन दैट यू डिसाइडेड टू लीव? सो मेन रीजन में आप इन सारी चीजों के साथ डिग आउट कर रहे होंगे। पे रीजन था, बेनिफिट था, लोकेशन, वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी, करियर अपॉर्चुनिटीज, प्रोडक्ट क्वालिटी, co-workers, company leadership, company image. You can also add many other things. Then is your new position in a different line of work than the one you were in while at Intel? तो वो कहते हैं कि कैसे नई पोजीशन आपकी डिफरेंट है as compared to your position in Dell. Again, all of these things should be taken into consideration and इनको देखा जाए। How would you characterize your new employer? पे में अच्छा है, बेनिफिट्स में अच्छा है, लोकेशन में अच्छा है, and all these things. Would you say your new employer is better than Intel, about the same as Intel, or not as good as Intel in terms of all of these things? Then another question can be, how would you describe your relationship with your manager while you were at Intel? ये थोड़ी सी typos हैं इसमें. How would you describe your experience with Intel? जाते हुए क्या बता के जा रहा है? If a friend approached you and told you that he was looking for a similar position at Intel, how likely would you be recommending Intel? And any other comment about Intel or your new position? You can have a number of the questions, a number of the factors to decide what you're going to ask in your exit interview. But this is just a sample. आपके पास exit interview at least होना चाहिए. And then regression analysis के through you can look at these different things and see कि किस चीज का ज्यादा impact होता है लोगों का जॉब छोड़ने पे. Do not include it in your syllabus, कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है, but this is just one method जिसके थ्रू आप measure कर सकते हो. थोड़ा सा इस पे पहले बात कर लें फिर उस पे वापस आते हैं ना. इस डायग्राम को देखते हुए red is the employee with a strong intention to leave and white are the employees without the intention to leave. If you have this kind of diagram with you, ये बड़ा जबरदस्त स्टोरीज बता सकता है. For example, what do you think is the issue in the marketing department?
जी बॉसेस रोल, आई मीन सुपरवाइजर्स, क्योंकि जो सबसे लोएस्ट टियर है वो इंटेंशंस रखते हैं टू लीव। ठीक, मैं इसको जरा नंबर भी कर देता हूँ, 1 2 3 ऐसे ही कर देता हूँ, 1 2 3 and 1 2 and 3। सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो रिटेन लोअर करने, टियर जी जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का लोअर टियर है वो उसकी इंटेंशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू सीनियर। ठीक तो है सब। माइट बी जो उनका रिलेशनशिप है विद द बॉसेस, वो या बॉसेस का जो रिलेशनशिप है विद देयर सबऑर्डिनेट्स वो प्रॉब्लमेटिक हो। सबा ने एक चीज पॉइंट आउट की है, बाकी सारे उस पर जरा सोचें। वो कहती है जो मार्केटिंग का मैनेजर 1 है, ये लग रहा है ठीक बंदा नहीं है। यस, शी इज राइट, क्योंकि उसके नीचे जितने भी हैं सारे सबके सारे इंटेंशन तंग है। ठीक, सारे तंग हैं। ओके। व्हाट अबाउट फाइनेंस? फाइनेंस में क्या क्या स्टोरीज हो सकती हैं? सर फाइनेंस में जो मैनेजर 3 है वो प्रमोट नहीं हो रहा, उसको चांसेस नजर नहीं आ रहे प्रमोशन के, तो वो जाना ठीक है, चाह रहा है। मे बी उसका ये रीजन हो, बिल्कुल सही है। 3 कैन बी ड्यू टू टीम वर्क इश्यूज, ठीक है, हो सकता है। Why is the subordinate of manager 1 is leaving? Maybe private issue, ये भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली उसको जॉब की। maybe it's private, मतलब ऐसी चीज है जो ऑर्गेनाइज, देखो दो मसले हो सकते हैं, या तो ऑर्गेनाइजेशन इशू हो सकते हैं या पर्सनल उस पे छोड़ के जाना चाह रहा है। सो ये भी जरा और ऐड कर लेते हैं। व्हाट अबाउट एचआर? सारे ही तंग हैं। किससे? सर 2 मैनेजर्स ठीक नहीं है और सबऑर्डिनेट्स भी। नहीं, मैनेजर तो छोड़ के जाना चाह रहे हैं। सर माइट बी सीओ इशू भी हो सकता है, क्योंकि एचआर रिपोर्ट कर रहा है टू सीओ। सर एचआर के अंदर कलेक्टिव पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो जो ये, मैनेजर ये भी लेवल है, ये भी लेवल है। जी सर। सर एचआर का जो कलेक्टिव अगर हम अप्रोच देखें तो उसमें अगर जो थर्ड टीयर है, क्योंकि उसकी ग्रोथ चांसेस हैं, तो इस वजह से 1 और 2 जो हैं उनका इंटेंशन टू लीव जो है वो स्ट्रांग है, ठीक, क्योंकि क्योंकि उनकी अपॉर्चुनिटी ग्रोथ की नहीं है, क्योंकि जो थर्ड वन है वो ऑब्वियसली ग्रो कर रहा है, इसलिए वो रिटेन कर रहा है। यहाँ किस किस एक बंदे को चेंज करने से हालात ठीक होने के चांसेस लग रहे हैं? HR हेड सर। एचआर हेड को, और ये चांसेस हैं कि ये इसका दोस्त है। जी सर। यस सर बिल्कुल। और ये दो जो हैं ये इसको इंफॉर्मेशन देते हैं नीचे की सारी। बिल्कुल। बिल्कुल सर। सो मे बी यहाँ बहुत ज्यादा इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। हेड ऑफ एचआर ठीक बंदा नहीं है, इसका वो साथ देता है बिकॉज किसी ना किसी को साथ रखना ही होता है। एंड ये जो दो लोग हैं ये या तो नए आए हैं या भी इनको इन्फ्लुएंस नहीं हुआ या दे डोंट केयर और समथिंग, बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद द एचआर हेड। सर फ्रेश मतलब सर एक्सपीरियंस भी एक मैटर कर सकता है सर, मतलब एग्जेक्टिव लेवल पे। मसलन सर जैसे जो टीयर 1 में और जो टीयर 2 में है एचआर के अंदर, जो एग्जेक्टिव जो लोअर टीयर है उसके अंदर सर जिनकी इंटेंशन नहीं है कि अब मे बी दे आर द न्यू हायर्स। हाँ, अभी उन्होंने वो हीट फील नहीं की। एग्जैक्टली। और सर ऊपर से अगर फॉर इंस्टेंस सर सेकंड एक और इस पे पर्सपेक्टिव देखा जाए, लेट से सर जो एचआर के अंदर जो आपने जिसको पॉइंट आउट किया जो थर्ड वाला है, मे बी ही सीइंग कि जो इसको जो है अपकमिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसकी वजह से जो फर्स्ट और 2 जो है उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो लीव करने की इंटेंशन उनके अंदर है। ओके, ये पॉसिबल है, बट व्हाट अबाउट दीज? यस। मे बी ये इतना बुरा आदमी है कि ये इनको इतना प्रेशराइज करता है कि ये इनको इतना प्रेशराइज करते हैं। और आप जरा एक और पैटर्न यहाँ नोट करें कि ये इसका दोस्त है, तो इसके साथ तीनों लोग नहीं रहना चाहते।
ये तो ज्यादा ही ब्रूटल होगा। प्रॉब्लम उन दोनों में है, एचआर में और उसके मैनेजर में। जी, क्योंकि इनके साथ ये तो रहना ही नहीं चाह रहे इनके साथ बिल्कुल ही। जी। ये शायद टेंशन की वजह से इनको टेंशन देते हैं, बट ये फ्री हैंड की वजह से इनको तंग करता है। सर ये ऑर्गेनोग्राम ये भी बता रहा है कि एचआर की डिपार्टमेंट के अंदर जो इश्यूज हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल सॉर्ट ऑफ रीजंस हैं। यस, मार्केटिंग और फाइनेंस में दीज वुड बी द प्राइवेट और पर्सनल रीजंस। पर्सनल रीजंस, यस मार्केटिंग बिल्कुल। में जो ग्रुप 1 जा रहा है, मे बी ये सेल्स टीम पूरी किसी और सेल्स डिपार्टमेंट को या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रही बिल्कुल है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल हो सकता है। सो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली सिर्फ इस डायग्राम का मेन मकसद ये है कि इट इज नॉट वेरी इजी टू से कि बंदा छोड़ के जा रहा है तो कोई बात नहीं। मसलन अगर इस पूरे डिपार्टमेंट में हम सिर्फ इसको खींच दें, इन सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। या इसको चेंज कर दें या जो भी मसला है। और इस डिपार्टमेंट में इसका कोई पर्सनल रीजन है, इसका भी कोई पर्सनल रीजन है, बिकॉज अदरवाइज इट डजंट साउंड बैड जो जिनके हालात हैं। तो आपको रिटेंशन को इस तरीके से एक्चुअली देखना पड़ता है कि किसको रिटेन करना चाहिए, किसको नहीं रिटेन करना चाहिए, एंड क्या चेंजेस करने से क्या चीजें ठीक हो जाती हैं। कई दफा सारे लोग ठीक होते हैं, सिर्फ कल्चर की इशू से लोग जा रहे होते हैं, जिस तरह लास्ट टाइम हमने एक केस स्टडी में पढ़ा चेंज मैनेजमेंट वाली में। तो ये जो है आपकी रिटेंशन वाले मसले हो सकते हैं। ये फिर थोड़ा सा एक रिटेंशन स्ट्रेटजी के कंपोनेंट्स हैं कि किस तरीके से रिटेंशन स्ट्रेटजी जो है वो हो सकती है। टारगेट ग्रुप आपने देखना होता है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर एक्चुअली लीविंग, उनको आपको पहले फोकस करना पड़ता है। उनको देखना पड़ता है कि हाई पोटेंशियल जा रहे हैं, मैनेजर्स जा रहे हैं, कौन सी जॉब से जा रहे हैं, कौन सी कंट्री से, फिर से ग्लोबल बिजनेस जा रहे हैं, फंक्शंस वो कौन से परफॉर्म कर रहे थे, किस पर्टिकुलर यूनिट से जा रहे हैं। तो टारगेट ग्रुप आप डिसाइड करते हो, जो लोग जा रहे हैं वो देखते हो, एंड देन यू डिग आउट द प्रॉब्लम। व्हाट आर रिलेटेड टर्नओवर कॉस्ट्स, जनरल एंड डिफरेंशिएटेड, which kind of costs are generated, why do you want to retain them, उनकी कॉस्ट ज्यादा है इस वजह से रिटेन करना चाह रहे हैं, या क्या इन सारी चीजों की बेसिस पे यू कम अप विद द रीजन। कंपनी के लिए क्या प्रॉब्लम है वो देखना चाह रहे होते हैं, एंड देन व्हाई डू एम्प्लॉइज लीव द कंपनी, व्हाट आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच पीपल आर लीविंग द कंपनी, एंड देन आप उनके फर्दर एंटिसिपेटेड रिस्क्स देखते हैं कि उनकी वजह से हाउ बिग इज द लाइक्लीहुड ऑफ एम्प्लॉय लीविंग द कंपनी, ये जो हमने इंडिविजुअल रिस्क एनालिसिस किया था। और एंड व्हाट आर रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस, मे बी उनके जाने की वजह से बहुत सारे और लोग भी जा रहे हों। मसलन अगर आपका किसी का टेक्सटाइल का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस या किसी के सुनने में आया हो, या फैक्ट्रीज का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें समटाइम्स इफ वन पर्सन इज लीविंग it means at least 300 people are leaving. सर वो तो यूनियन सिस्टम होता है ना? यूनियन तो है ही, बट यूनियन हाँ कह सकते हो, बट यूनियन की वजह से लोग सारे इकट्ठे जॉब नहीं छोड़ते। लेकिन जो टेक्सटाइल में या फैक्ट्रीज में, फॉर एग्जांपल पेपर मिल्स, और ये जो मिल्स होती है ना पर्टिकुलर किस्म की, पाकिस्तान में टेक्सटाइल को ये बड़ा फेस करना पड़ता है। वो पूरे पूरे यूनिट का स्टाफ मैनेजर ले जाता है साथ, और उनकी डील्स ही ऐसे होती हैं कि जब वो जॉब छोड़ रहा होता है तो वो नेक्स्ट जो कंपनी होती है
उसको ये कहता है कि मैं अपना पूरा स्टाफ लेके आ रहा हूँ, तो कहते हैं ठीक है पूरा स्टाफ ले आए, सबकी सैलरीज हम जो है वो लेट से 5% सबकी सैलरी इंक्रीज कर देते हैं, सारा स्टाफ उठा के इधर ले आए, तो उनको ट्रेन स्टाफ मिल जाता है। स्पेशली जो नई फैक्ट्रीज लग रही होती हैं और ये सारी चीजें, तो वो एक बंदा नहीं उठाते, वो पूरा स्टाफ उठाते हैं, वहां जाता है, उसी तरह की मशीन्स होती हैं, एंड दैट मीन्स कि मैनेजर अगर गया तो 250 to 300 पीपल आर गोइंग टू लीव। सो कितना रिस्क है, फ्यूचर टर्नओवर उससे कितनी हो सकती है। एंड देन एक्चुअली यू सी what can you do to retain your employees and which options are there to effectively retain your employees. So ये एक सिंपल सी वो तरीका है जिससे आप चल रहे होते हो, but mainly again it's a complicated thing, not an easy thing to understand. एक चीज जो हमने लास्ट टाइम नहीं पढ़ी थी कि जो अभी भी हम काफी बात करते रहे कि मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है, मनी इज इंपॉर्टेंट एवरीथिंग। ये एक स्टडी हुई थी 1933 में, गांव था और उसमें द एंटायर प्लांट गॉट शट डाउन इन अ फ्यू डेज, और उस सारे विलेज के जो लोग थे वो उसी में काम करते थे, फैक्ट्रीज में ही काम करते थे, सारे यूनिट्स बंद हो गए एंड एवरीबडी वाज अनएम्प्लॉयड इन दैट विलेज, एवरीबडी, देयर वाज नो अदर जॉब। तो मैक्सिमम लोग इनके अनएम्प्लॉयड हो गए। सो व्हाट हैपेंड टू पीपल व्हेन दे आर अनएम्प्लॉयड? इनको ऑब्जर्व किया गया और अजम्पशंस ये थी कि हो सकता है लोगों की डेथ होना शुरू होगी हो इसके बाद, जितने भूख के और बुरे हालात थे इस जगह के। एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन दे ऑब्जर्व्ड एंड व्हेन दे टॉक टू पीपल, ऑलमोस्ट एवरीबडी वाज एज हैप्पी एज दे वर इन द टेक्सटाइल फैक्ट्रीज। तो जब उनसे बात की, उनकी रिसर्च की उन पे, तो उन्होंने कहा कि ये टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बंद होने से आपको फर्क क्या पड़ा है? तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम सेड कि हमारा जो सेंस ऑफ कम्युनिटी थी वो काफी टाइम के लिए डिस्टर्ब रही है। हमारे पास जो एक रीजन होता था, जो हम कंट्रीब्यूट करते थे, जो हम चीजें बनाते थे, इकट्ठे जाते थे, इकट्ठे आते थे, उस चीज ने हमें 2-3 साल बहुत तंग किया है। फिर मेन क्वेश्चन ये किया गया, एक्चुअली मेन क्वेश्चन ये था कि क्या आपको मॉनेटरी टर्म्स में या खाने पीने की वजह से या आपके बच्चों के खाने पीने का कोई इशू आया? तो एवरीबडी सेड कि किसी किस्म का खाने पीने का कोई इशू नहीं आया, बिकॉज somebody started farming, somebody started working on somebody else's farms, अपने घर में सब्जियां लगा ली। उन्होंने कहा खाने पीने का तो हमें कोई इशू नहीं आया, बट जो एक हमारा साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट था ना विद द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो डिस्टर्ब हुआ, और सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस इनको उसी चीज की हुई, नॉट विद देयर मॉनेटरी थिंग्स और विद देयर बेसिक नेसेसिटीज। उसका किसी को कोई इशू नहीं हुआ, वो सबकी पूरी होती रही। सो इसलिए जो वर्क है, वर्क की अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जब भी हम जॉब के बारे में सोचते हैं या वर्क के बारे में सोचते हैं, वी शुड नॉट ओनली कंसिडर कि ये हमें सिर्फ फूड दे रहा है, इट इज गिविंग अस सम काइंड ऑफ पर्पस, सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट। सो ये उस चीज के लिए साथ जो है वो ये स्टडी थोड़ी सी ऐड की हुई थी। इसमें कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो प्लीज पूछें।